अगला कॉन्सेप्ट जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रहेंसिव एवेल्युएशन यानी CCE। तो ये CCE आखिर होता क्या है? कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं जिसके थ्रू हम CCE को बेहतर समझ पाएंगे। अब राम और श्याम जो है वो दो फ्रेंड्स थे और दोनों ने पूरा साल मेहनत किया, लेकिन एग्ज़ाम से ठीक पहले शाम को बुखार हो जाता है और इसके वजह से वो फाइनल एग्ज़ाम में नहीं बैठ पाता और वो फेल हो जाता है। राम फाइनल एग्ज़ाम में बैठ जाता है और वो पास हो जाता है। तो क्या ये ठीक है? क्या ये सही है? क्योंकि दोनों ने पूरा साल मेहनत किया हुआ है, लेकिन सिर्फ फाइनल एग्ज़ाम की वजह से, उसमें ना बैठने की वजह से शाम फेल हो जाता है। तो अगर हम यहाँ पे कंटिन्यूस एवेल्यूएशन यूज़ करते हैं, अगर हम उन्हें पूरा साल एवेल्यूएट करते हैं, तो हम देख सकते थे कि दोनों इक्वली बेहतर स्टूडेंट्स हैं, दोनों को पास हो जाना चाहिए था। राइट? तो ये होता है एडवांटेज ऑफ कंटिन्यूस एवेल्यूएशन। नेक्स्ट, अगर हम सीता और गीता की बात करें, तो सीता जो है वो ना केवल स्टडीज़ में पार्टिसिपेट करती है, बल्कि वो स्पोर्ट्स और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी इंटरेस्टेड है। लेकिन गीता जो है वो सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देती है और जब फाइनल एग्ज़ाम होता है तो गीता को A+ मिलता है और सीता को कम मार्क्स मिलते हैं, फिर कम ग्रेड मिलता है। तो क्या ये सही है? क्योंकि अगर हम सिर्फ एकेडमिक्स पे फोकस करते हैं तो गीता जैसे बच्चों को ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, लेकिन अगर हम एकेडमिक्स के साथ साथ स्पोर्ट्स और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को भी कुछ वेटेज देते हैं तो हम देख सकते थे कि दोनों एक्चुअली इक्वली गुड हैं, दोनों को इक्वल ग्रेड मिलना चाहिए था शायद। तो अगर हम कॉम्प्रहेंसिव एवेल्यूएशन का इस्तेमाल करते हैं तो दोनों को इक्वल मार्क्स मिलते हैं। और अगर हम रमेश और सुरेश की बात करें तो रमेश जो है वो पूरा साल अपने पूरे सिलेबस पे ध्यान देता है, वो पूरे सब्जेक्ट को समझने की कोशिश करता है। क्योंकि सब्जेक्ट थोड़ा वास्ट है तो वो पूरे सब्जेक्ट को थरोली नहीं कवर कर पाता, लेकिन वो पूरे सब्जेक्ट को समझ पाता है। अब जब फाइनल एग्ज़ाम आता है तो वो B ग्रेड पे और B स्कोर होता है उसका। अब सुरेश जो है वो पूरा साल पार्टी करता है और एग्ज़ाम से ठीक पहले कुछ गाइड बुक्स पढ़ लेता है या कुछ प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लेता है, और क्योंकि क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं तो उसको एग्ज़ाम में A मिल जाता है। तो क्या ये सही है? अगर हम देखते हैं तो रमेश को एक्चुअली ज़्यादा मार्क्स मिलने चाहिए थे, क्योंकि उसने ज़्यादा एफर्ट डाला हुआ है, उसने पूरा सब्जेक्ट समझने की कोशिश किया हुआ है। राइट? लेकिन अगर हम सिर्फ आउटकम पे फोकस करते हैं तो सुरेश को जो है वो A मिलता है, क्योंकि वो फाइनल एग्जाम में उसको ज़्यादा मार्क्स मिल गए। तो अगर हम कंटिन्यूस और कॉम्प्रहेंसिव एवेल्यूएशन का इस्तेमाल करते हैं तो दोनों को शायद इक्वल मार्क्स मिलते, या फिर शायद रमेश को ज़्यादा मार्क्स मिलते। लेकिन अगर हम सिर्फ फाइनल एग्ज़ाम यानी समेटिव एवेल्यूएशन का इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पे सुरेश को A ग्रेड मिलता है और रमेश को B ग्रेड मिलता है। तो ये होते हैं कुछ एडवांटेजेस कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रहेंसिव एवेल्यूएशन का, जिसके थ्रू हम ना केवल बच्चों को पूरा साल एवेल्यूएट कर सकते हैं, बल्कि उनको एकेडमिक्स के अलावा उनके एक्स्ट्रा करिकुलर्स और स्पोर्ट्स को भी हम एवेल्यूएट कर सकते हैं, उनको वेटेज दे सकते हैं। और हम सिर्फ आउटकम पे फोकस नहीं कर रहे हैं, बल्कि प्रोसेस पे फोकस कर रहे हैं और बच्चों के एफर्ट को रिवॉर्ड कर रहे हैं, ना केवल रिजल्ट को। तो जैसे हमने अभी एग्जांपल्स में देखा, कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रहेंसिव एवेल्यूएशन का मतलब है कि एवेल्यूएशन एक कंटिन्यूस बेसिस पे हो रहा है। वो सिर्फ एक मंथली एग्ज़ाम या फिर एनुअल एग्ज़ाम में नहीं हो रहा है, बल्कि हम बच्चों के परफॉर्मेंस को थ्रू आउट द ईयर हम एवेल्यूएट कर रहे हैं। और ये एवेल्यूएशन भी एक कॉम्प्रहेंसिव तरीके से हो रहा है, यानी कि हम सिर्फ एकेडमिक्स यानी करिकुलर्स को वेटेज नहीं दे रहे हैं, बल्कि को स्कॉलस्टिक और एक्स्ट्रा करिकुलर्स को भी वेटेज दे रहे हैं। तो ये होता है कंटिन्यूस एवेल्यूएशन थ्रू आउट द ईयर, और कॉम्प्रहेंसिव यानी एकेडमिक्स के अलावा को स्कॉलस्टिक्स और एक्स्ट्रा करिकुलर्स को भी हम इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। और अगर हम कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रहेंसिव एवेल्यूएशन की हिस्ट्री को देखें तो ये पहले सजेस्ट किया गया था नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन NPE 1986 में, और दोबारा इसे 2005 के NCF नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क में भी इसे सजेस्ट किया गया था। लेकिन ये ऑथराइज किया गया ओनली इन 2009 राइट टू एजुकेशन एक्ट के आर्टिकल 29(1) के तहत, और इसको पायलट बेसिस पे लॉन्च किया गया CBSE क्लास 9 के लिए 2009 एकेडमिक ईयर में, और उसके बाद नेशनल लेवल पे ये लॉन्च हुआ 1 अप्रैल 2010 से। और अभी हम NEP 2020 को देखते हैं तो इसमें ये कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रहेंसिव एवेल्यूएशन को
और भी स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश किया गया है और आगे भी जाके हम इसमें बहुत सारे रिफॉर्म्स को देख पाएंगे। तो ये कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रहेंसिव एवेल्युएशन के एडवांटेजेस क्या है? वेल, इससे एग्ज़ाम रिलेटेड स्ट्रेस और एंग्जाइटी कम हो जाता है, क्योंकि अगर बच्चों को सिर्फ एग्ज़ाम्स पे फोकस करना है, फाइनल एग्ज़ाम्स या फिर मिड टर्म्स, तो आप देख सकते हैं कि बहुत सारे बच्चे जो है वो टेंस हो जाते हैं, उनको एग्ज़ाम फीवर हो जाता है और वो एग्ज़ाम की वजह से वो बहुत सारा स्ट्रेस और एंग्जाइटी फील करते हैं। लेकिन अगर उनका असेसमेंट थ्रू आउट द ईयर हो रहा है तो उन्हें मालूम है कि अगर एग्ज़ाम में मैंने उतना अच्छा भी नहीं किया तो भी चलता है, क्योंकि मेरा असेसमेंट थ्रू आउट द ईयर हो रहा है। तो इसके वजह से कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रहेंसिव एवेल्यूएशन की वजह से ये एग्ज़ाम रिलेटेड स्ट्रेस और एंग्जाइटी जो है वो बहुत कम हो जाता है। और क्योंकि स्ट्रेस और एंग्जाइटी कम हो जाता है तो इसके वजह से ड्रॉप आउट रेट भी कम हो जाता है, क्योंकि अब लर्निंग जो है वो एक एन्जॉयबल एक्सपीरियंस हो जाता है, ना कि टेंशन भरा एक्सपीरियंस, राइट। और ये कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रहेंसिव एवेल्यूएशन में हम ज़्यादा फोकस दे रहे हैं ऑन लर्निंग रादर देन परफॉर्मेंस इन एग्ज़ाम। जैसे कि हमने उस एग्जाम्पल में देखा कि रमेश और सुरेश जो है वो दोनों फ्रेंड्स हैं और रमेश पूरा साल वो मेहनत करता है, पूरे सब्जेक्ट को समझने की कोशिश करता है, लेकिन उसको सिर्फ बी मिलता है फाइनल एग्ज़ाम में। और जो सुरेश है वो पूरा साल वो पार्टी करता है और आखिर में कुछ गाइड बुक और प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स सॉल्व कर लेता है, तो अगर क्वेश्चन रिपीट हो गया तो उसको ज़्यादा मार्क्स मिल जाते हैं। लेकिन अगर हम मेहनत पे दोनों को एवेल्यूएट करते हैं तो रमेश को ज़्यादा मार्क्स मिलने चाहिए थे, लेकिन वो सिर्फ उसके लक के वजह से सुरेश को ज़्यादा मार्क्स आ जाते हैं, उसको ज़्यादा ग्रेड मिल जाता है। और अगर हम कंटिन्यूस और कॉम्प्रहेंसिव एवेल्यूएशन यूज़ करते हैं तो हम रमेश को ज़्यादा मार्क्स देते क्योंकि उसने पूरा साल मेहनत किया हुआ है, राइट। और सिर्फ फाइनल एग्ज़ाम में परफॉर्मेंस की वजह से उसका असेसमेंट नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से हम लर्निंग पे फोकस कर सकते हैं, ना केवल परफॉर्मेंस इन एग्जाम्स थ्रू कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रहेंसिव एवेल्यूएशन। नेक्स्ट, ये CCE के थ्रू हम हॉलिस्टिक डेवलपमेंट पे भी फोकस कर सकते हैं, यानी कि हम ना केवल एकेडमिक परफॉर्मेंस पे बल्कि बच्चों के एक्स्ट्रा करिकुलर्स और को स्कॉलस्टिक एक्टिविटीज़ के ऊपर भी हम फोकस कर सकते हैं, उसको भी कुछ वेटेज दे सकते हैं, राइट। और क्योंकि ये CCE जो है वो स्ट्रेस को कम करता है, एंग्जाइटी को कम करता है, पूरा साल एवेल्यूएशन की वजह से उनका हॉलिस्टिक डेवलपमेंट पे भी हम फोकस कर रहे हैं, तो एक लर्नर फ्रेंडली एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है थ्रू CCE। और ये को करिकुलर एक्टिविटीज़ और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ये बच्चों को लाइफ स्किल्स सिखाते हैं। जैसे कि अगर एक बच्चा स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर रहा है तो वो टीम वर्क के बारे में सीख सकता है, कोऑपरेशन के बारे में सीख सकता है, नेगोशिएशन के बारे में सीख सकता है। तो ये सारे जो स्किल्स है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आगे जाके लाइफ में। तो इसका मतलब है हम CCE के थ्रू ना केवल एकेडमिक्स बल्कि को करिकुलर और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को भी हम बढ़ावा दे सकते हैं, इनकरेज कर सकते हैं, जिसके थ्रू हम बच्चों के लाइफ स्किल्स को भी हम इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये है कुछ एडवांटेजेस ऑफ कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रहेंसिव एवेल्यूएशन। अभी तक जो भी हमने डिस्कस किया हुआ है अबाउट कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रहेंसिव एवेल्यूएशन, अगर हम इस इमेज या फिर इस ग्राफिक को देखते हैं तो ये वो पूरे डिस्कशन को समराइज कर देता है बहुत नीट तरीके से। जैसे कि CCE में कंटिन्यूस एस्पेक्ट भी होता है और कॉम्प्रहेंसिव एस्पेक्ट भी होता है। कंटिन्यूस एस्पेक्ट को अगर हम देखें तो लर्निंग हो रहा है और लर्निंग के साथ साथ इन पैरेलल असेसमेंट भी हो रहा है, यानी कि असेसमेंट इज इंटीग्रेटेड इनटू द लर्निंग एंड टीचिंग प्रोसेस। अब फॉर्मेटिव असेसमेंट जो है उसमें असेसमेंट एज लर्निंग हो सकता है और असेसमेंट फॉर लर्निंग भी हो सकता है। और असेसमेंट फॉर लर्निंग में हम क्वालिटी ऑफ लर्निंग को असेस करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या बच्चों ने बेसिक्स ठीक से सीखा हुआ है, क्या उनको सब्जेक्ट ठीक से समझ में आया है, या फिर क्या उन्होंने पूरे कॉन्सेप्ट को समझा हुआ है। तो इस तरह से हम क्वालिटी ऑफ लर्निंग को असेस करने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। और असेसमेंट ऑफ लर्निंग में हम क्वांटिटी पे फोकस कर रहे हैं, यानी कि उनका परफॉर्मेंस कैसा है एक स्पेसिफिक टेस्ट में, जैसे कि एक मंथली टेस्ट या फिर एनुअल टेस्ट, राइट। तो यहाँ पे क्वांटिटी पे फोकस हो रहा है। अगर हम कॉम्प्रहेंसिव साइड में देखें तो हम स्कॉलस्टिक और को स्कॉलस्टिक यानी एक्स्ट्रा करिकुलर्स दोनों पे इक्वल इंपॉर्टेंस यहाँ पे दे रहे हैं। और स्कॉलस्टिक एस्पेक्ट्स को असेस करने के लिए हम फॉर्मेटिव असेसमेंट यूज़ कर सकते हैं या फिर समेटिव असेसमेंट भी यूज़ कर सकते हैं। और को स्कॉलस्टिक साइड में हम लाइफ स्किल्स, वर्क एजुकेशन,
परफॉर्मिंग आर्ट्स, एटीट्यूड एंड वैल्यूज़, तो ऐसे सारे एस्पेक्ट्स को भी हम इक्वल इंपॉर्टेंस दे सकते हैं, क्योंकि ये सारे जो है ये भी बहुत ज़रूरी होते हैं एक बच्चे के ज़िंदगी में आगे जाकर। तो ये इमेज जो है ये एक ईजी एक तरीका है जिसके थ्रू हम ये कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रहेंसिव इवैल्यूएशन को ईजिली याद रख सकते हैं। अगर आपको कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रहेंसिव इवैल्यूएशन के बारे में और भी पढ़ना है तो आपको एनसीईआरटी का जो सीसीई गाइडलाइंस बुकलेट है वो रेफ़र करना चाहिए, जिसमें वो बात करता है कि ये सीसीई को रियल लाइफ क्लासरूम में किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाता है।